नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है कि टल गया है, अब 10 अक्टूबर को होगा। तो एक हम लोग के पास प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए एक अच्छा खासा जो कि समय मिल गया है। जिन बच्चों को लगा था उनकी तैयारी पूरी नहीं होगी, वो अब आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम क्या करेंगे, विजन आईएएस के डेली जो है कि MCQ टेस्ट लगाएंगे। और उम्मीद है एग्ज़ाम तक जो है कि 20 से 22 टेस्ट जो है कि विजन के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसी इनिशिएटिव को शुरू करते हैं फटाफट से। ये विजन आईएएस का पहला टेस्ट है 2021 के लिए जो था। ठीक है, टेस्ट नंबर आप देख सकते हो 3178। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो कि आपका पहला टेस्ट है वो पॉलिटी से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दिया करिए कि कौन सा आपसे क्या पूछा है, सही नहीं है। तो जहाँ पे नहीं हो थोड़ा सा सावधान होकर उस स्टेटमेंट को आगे पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन हमारा कहता है, आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि ये देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, जो कि हमारा आर्टिकल 352 में इसका वर्णन किया गया है। आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप इसको थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो एलिमिनेट भी करके आप आराम से इसको निकाल सकते हो। जैसे जो पहला ऑप्शन बोल रहा है, इसमें देखते हैं पहला वाला जो ऑप्शन बोल रहा है ये सही है। राष्ट्रपति जो कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के को प्राप्त होने के पश्चात ही जो कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। ये हमारा जो कि 44th संविधान संशोधन के द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, फिर दूसरा बी वाला स्टेटमेंट कह रहा है, आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया। ये भी सही हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, सी वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम अभी देखते हैं। पहले डी वाला स्टेटमेंट देखते हैं। डी वाला स्टेटमेंट करे, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने की संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही है, राष्ट्रपति जो कि कभी भी जो कि नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, सी वाला क्यों गलत है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सी वाला जो बोला है, आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, यहीं पे गलत हो। यहाँ पे सदन के कुल सदस्यों की बात नहीं है। यहाँ पे जो कि जो इसकी उद्घोषणा की जाती है एक विशेष बहुमत से किया जाता है। विशेष बहुमत में क्या होता है, सदन कुल सदस्य जो जितने होते हैं, मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य है, तो कुल सदस्य का बहुमत यानी कि इनका हाफ प्लस 1 यानी 273 हो जाएगा। ठीक है, यानी 200 कुल सदस्यों का बहुमत 2/3 नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है 2/3 न होकर बहुमत सिर्फ होता है। ठीक है, प्लस ये एक 273 ये हो गया, फिर उसका प्लस क्या है इसमें, और जो सदन में जितने मेंबर उपस्थित है और मतदान वोटिंग करे उनका 2/3 वोट। ठीक है, जब ये दोनों वोट मिलेगा तब जाके नेशनल इमरजेंसी जो कि हमारे देश में लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सी जो है कि गलत है। यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही जगह, सी। गलत पूछा ना आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा है जो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होती है उसके बारे में, आपके पास 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है। अच्छा, दूसरा है, यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है। थर्ड है आपका, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। फोर्थ है, यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। आपके ऑप्शन में इसमें पूछा कि कौन सा सही है कथन। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। चलो इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा अपने हमारा देश जो है इंडिया, यहाँ पे डेमोक्रेसी, थोड़ा सा अपने देश के बारे में सोच कर देखते हैं। तो जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है ये वाला, ये बोल रहा है कि
डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे त्वरित और सही निर्णय सुनिश्चित करता है। कई ऐसा होता है हमारे देश में, आप देखो कई सारे निर्णय जो कि कई सालों तक पेंडिंग होते हैं, कई सालों बाद आता है और हमेशा सही हो, ये तो सही ऐसा तो नहीं दिखता, क्योंकि कई बार जो कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उनके कई सारे जो कि बिल को जो है कि खारिज कर दिया है ना, फंडामेंटल राइट के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन गलत लगता है। तो जब ये वाला आप देखोगे गलत है तो अपने आप जो है कि आपका देखो ये दो वाला स्टेटमेंट किस में है, ऑप्शन डी में तो ये भी नहीं होगा, सी में तो ये भी नहीं होगा, ए में भी ये, अपने आप हमारा आंसर निकल जाएगा केवल थ्री। केवल थ्री कैसे सही है? यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के प्रति हमारी सरकार जो कि उत्तरदायी है, तो इसलिए है जो कि सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है, बाकी सब जो है कि गलत है। जरूरी नहीं कहीं डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे जो कि स्थिर स्वरूप हो सरकार का, यहाँ पर भी देखते हैं कई बार जो कि गठबंधन से सरकार बनती है, वोलाटाइल रहती है ना, और ये आय असमानता को समाप्त करते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ देख लीजिए कितने ज़्यादा इनकम इनइक्वलिटी है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा बी, केवल तीन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त है? इसमें पूछा है कौन सा अधिकार जो कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है, ठीक है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, सेकेंड है संगम या संघ बनाने का अधिकार, थर्ड है हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, फोर्थ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये जो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको आर्टिकल 19 से 22 देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कि हमारा जो है कि स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। तो इसमें आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा तो इसमें कहीं भी जो है कि ये जो आर्टिकल 19 के 6 पार्ट है, उसमें लिखा गया है, साफ साफ बताया गया है कि हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी इस टाइप का जो कि हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार दिया गया और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो बड़ा फेमस है, ये सबको पता होगा, ये भी दिया गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 2 4। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, एक्सप्लेनेशन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए ये थर्ड का सी, देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। हाँ, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार जो कि हमारा दिया गया है, ठीक है। जिसमें देखोगे आप 14 से 18 जो कि समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, और 19 से 22 है, ठीक है। और इसी के बारे में हमारा क्वेश्चन आया था। उसके बाद बता रहे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। रेमेडीज का अधिकार जो, ठीक है। आगे चलते देखते क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत देखो निम्न अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 में देख लो, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की बात करता है, संगम या संघ बनाने की बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की बात करता है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार बताता है, ठीक है। ये हमारा 19 के 1 में ये अधिकार दिए गए हैं। फिर उसका अनुच्छेद 20 में कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। 21A में ही जो कि ऐड किया था शिक्षा का अधिकार, और 22 जो कि कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ये हमने स्वतंत्रता का अधिकार का जो कि रिविजन भी कर लिया। चलिए आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन सीरीज पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है? ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। कुछ जब ये विजन क्या करता है, अपना टेस्ट ही डालता है सब्जेक्ट वाइज, तो कुछ ना कुछ उस मंथ में जो भी करंट थोड़ा सा हुआ रहता है, करंट की घटना हो, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी पुटअप कर लेता है। तो चलिए देखते हैं, पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है? हमसे पूछा ये स्वार्म जो एक टर्म है ये क्या है? तो ये देखो सीधा सीधा आपको, अगर आपको ने इसको सुना होगा या पढ़ा होगा तभी आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है ये सी आएगा। क्या है ये सी?
उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले भूकंप के अनेक झटके। ये भूकंप के अनेक झटके, छोटे 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 कई सारे झटके आएंगे। दिल्ली में हाल ही में कई सारे झटके जो कि देखने को मिले थे एक ही दिन में, तो वहीं से ये क्वेश्चन पुट अप होता है। ऐसे ऐसे आपको देख लो, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे झटके जो कि देखने को मिलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका पूछ रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक खाओ है। चाक खाओ क्या है? चाक खाओ दरअसल मणिपुर की एक काली चावल का किस्म है, ठीक है, जिसको मणिपुर को जीआई टैग भी दिया गया इसके लिए, इसलिए ये न्यूज़ में था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आता, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत को राज्यों के परिसंघ यानी कि फेडरेशन के बजाय राज्यों के संघ अर्थात यूनियन के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? चलिए, हमारा आर्टिकल 1 ही सीधा सीधा पूछ रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्या बात है इसमें। भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, पहला स्टेटमेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको जो कि यूनियन कहते हैं, क्या ये बात है? दूसरा ये कह रहा है, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। तो इसको आप देखिए ध्यान से, हमारा पहला ये अनुच्छेद है जिसमें साफ साफ लिखा गया है भारत जो है कि भारत, एक सेकेंड, हाँ, आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय राज्य जो कि एक समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका की तरह यहाँ पे राज्यों का आपस में समझौता हुआ है तब जाके जो कि एक इंडिया अमेरिका की तरह एक देश इंडिया बना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त, ये देखो अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या है, वहाँ के जो राज्य है जो अपने संघ से वो अलग हो सकते हैं, वहाँ पे प्रावधान है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है, अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का परिसंघ। अब ये ऐसा क्यों किया गया? देखो ये क्या बताता है, यह जो कि यह राज्यों का संघ यह स्पष्ट करता है कि यह जो कि भारत का एक तो नाम बताता है, देश का नाम बताता है, और ये भी बताता है कि यहाँ की जो राज्य व्यवस्था वो किस प्रकार की है। ठीक है, थोड़ा नीचे और पढ़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अपने समझने के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 2 कारणों से राज्यों के परिसंघ के बजाय हमने राज्यों के संघ के वाक्यांश को अपनाया है। कौन से 2 कारण थे उस टाइम? पहला तो है भारतीय संघ अमेरिकी परिसंघ की भारतीय राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जो हमारे स्टेटमेंट में कहा गया है, वही बात यहीं पे कही जा रही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक सेकेंड, हाँ, यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अधिर्पित करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका या किनका उपयोग किया जाएगा? यदि भारत जो है अपने किसी राज्य क्षेत्र को किसी देश को देना चाहता है कि मेरा ये पार्ट आप रख लो किसी समझौते के तौर पे, तो हमें किस अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ेगा संसद द्वारा? आपका पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 2, दूसरा है अनुच्छेद 3, तीसरा है अनुच्छेद 368। सही उत्तर को चुनना है आपको। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। देखो जो हमारा आर्टिकल 2 है ना, अनुच्छेद 2, वो क्या बात करता है, वो नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है कि जो विदेशी राज्य है उनको अगर भारत में हमको लेना है तो किसके अंदर उसका प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 2 में उसका जो कि उसको व्यक्त किया गया है। अनुच्छेद 3 जो है वह जो कि भारतीय संघ के वर्तमान राज्यों के निर्माण अथवा परिवर्तन से संबंधित, मतलब जो हमारे राज्य हैं उन्हीं के निर्माण या उन्हीं में कुछ हमको बदलाव करना है, उसी में एक राज्य से 2 राज्य बनाया, 2 राज्य से 1 राज्य बनाया, जो भी बात है वो जो कि अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। और तो लेकिन जो है कि हमको जो है कि अगर हमारे किसी देश के किसी पार्ट को किसी विदेशी देश को देना है या पड़ोसी देश को देना है तो उसके लिए हमें जो कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए अनुच्छेद 368 का उपयोग किया था। इसलिए इसमें केवल सी आपका ऑप्शन सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सीबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। सीबीआई देखो काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है
यह केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। देखो जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड जैसे केवल आ जाए ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग को स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट है। आपसे पूछा कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, ठीक है। देखो जहाँ पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, क्योंकि केवल ये भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की बात तो नहीं करता है, जांच नहीं करता, क्योंकि बहुत से मामले हमने देखे जहाँ पे जो कि सीबीआई को जांच करने के लिए सौंपा गया, जैसे कोई राजनीतिक षड्यंत्र का केस हो या फिर मर्डर, कोई मतलब कुछ कोई हाईलाइट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ मर्डर केस हो, वो सब भी सीबीआई जो है कि जाँच करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ए कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। अब बच्चा बी और डी, यानी 50-50 चांस आपके बने हैं। जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीसी है वो जो है कि सीबीआई कार्यप्रणाली का निरीक्षण, ये सही ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो दो वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा सीबीआई के बारे में और समझते हैं, एक्सप्लेनेशन स्टेज में देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है सीबीआई के बारे में। एक सेकेंड। जो आपका सीबीआई है, सीबीआई एक संविधानेतर और गैर सांविधिक बॉडी है, मतलब ये इसका प्रावधान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं गया है, नहीं किया गया, ना ही ये किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा के एक संबंध कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। अब देखो सीबीआई को जो कि पावर कहाँ से प्राप्त होता है, इसको जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से इसको जो कि अपनी शक्तियाँ मिलती हैं। अब देखो ये जैसे वहाँ पे कहा गया था, ये हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार आदि जैसे पीड़ित मामलों को भी जांच करता है। सीबीआई के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात देख लो आप, ये क्या कहता है कि सीबीआई द्वारा एक राज्य की सीमाओं में जांच करने हेतु जो कि राज्य की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अगर सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने जाना है, तो वहाँ पे उस राज्य के का जो सरकार है उससे जो कि अनुमति लेना आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन ये आवश्यक जो बना हुआ अनिवार्य, ये तब खत्म हो जाता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो कि आदेश दे दे कि आपको जाके जांच करना है, तब सीबीआई जो कि उस राज्य की राज्य सरकार की आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। और चौथा क्या है, ये वाला पॉइंट देख लो जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जो कि सीबीआई जो कि अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत काम करता है, तब यह जो कि सीबीसी के अंतर्गत कार्य करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हमारा है उसके अंतर्गत कार्य करता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 9 किधर गया, 4 7 8 9 नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, गौड़ वनोत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। सेकेंड है, केंद्र सरकार द्वारा विविध गौड़ वनोत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा, कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब सीएसीपी की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। अच्छा, दो स्टेटमेंट है, आपसे पूछा इसमें से कौन सा सही। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न तो दो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, देखो जो गौड़ वनोत्पाद है, ठीक है, ये जो है कि वन अधिनियम 1927 का दिन परिभाषित नहीं है, इसे आपको जो है कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे देखोगे आप गौड़ वनोत्पाद यानी जो जनजाति लोगों का के लिए वनोत्पाद दिए गए हैं, वर्णित किए गए हैं, उनको जो कि उसका जो एमएसपी होता है वह जो कि सीएसीपी नहीं तय करता है, उसको कौन तय करता है, ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड जो एक संस्था है वो जो कि तय करती है कि इन सब जो गौड़ वनोत्पाद है इनका जो कि क्या एमएसपी होगा, वो निर्धारित करती है, वो अनुशंसा करती है इसको निर्धारित करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही होगा आपका, ऑप्शन डी, इसमें से दोनों गलत था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं,
लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं। हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? ए है 273, 200, बी है 200, सी है 276 सदस्य, डी है 368 सदस्य। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है। आपको पेन कॉपी थोड़ा चलाना पड़ेगा। देखो, जब हमको संविधान संशोधन की बात आती है, कोई बिल है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमको चाहिए होता है जितने सदन में कुल सदस्य हैं, कितने हैं? 545 अभी सदस्य हैं, तो 545 का हाफ प्लस 1, ठीक है, यानी कि 272 प्लस 1 यानी 273 सीट ये चाहिए, 273 वोट ये चाहिए। फिर उसके बाद जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, ठीक है, क्या मतदान कर रहे हैं, उनका जो है कि बहुमत चाहिए होता है हमें, विशेष बहुमत मतलब 2/3, उनका जो कि 2/3 वोट हमको चाहिए होता है, ठीक है, 2/3 वोट। अब देखो, तो कम से कम कितने सदस्यों का वोट हमको चाहिए? अगर 300 सदस्य उपस्थित है तो कम से कम 273 वोट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उससे नीचे नहीं, क्योंकि 545 का हाफ प्लस 1 273 ही हो रहा है, और इसका 2/3 वोट भी जब भी आगे से मान लो कम है, लेकिन 273 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका 273 ए सही जाएगा। 273 वोट मिला तो संविधान संशोधित विधेयक जो है कि पास हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है कि टल गया है, अब 10 अक्टूबर को होगा। तो एक हम लोग के पास प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए एक अच्छा खासा जो कि समय मिल गया है। जिन बच्चों को लगा था उनकी तैयारी पूरी नहीं होगी, वो अब आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम क्या करेंगे, विजन IAS के डेली जो है कि MCQ टेस्ट लगाएंगे, और उम्मीद है एग्ज़ाम तक जो है कि 20 से 22 टेस्ट जो है कि विजन के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसी इनिशिएटिव को शुरू करते हैं फटाफट से। ये विजन IAS का पहला टेस्ट है 2021 के लिए जो था, ठीक है। टेस्ट नंबर आप देख सकते हो 3178। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो कि आपका पहला टेस्ट है वो पॉलिटी से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दिया करिए कि कौन सा आपसे क्या पूछा है, सही नहीं है। तो जहाँ पे नहीं हो थोड़ा सा सावधान होकर उस स्टेटमेंट को आगे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन हमारा कहता है, आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि ये देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, जो कि हमारा आर्टिकल 352 में इसका वर्णन किया गया है। आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप इसको थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो एलिमिनेट भी करके आप आराम से इसको निकाल सकते हो। जैसे जो पहला ऑप्शन बोल रहा है, इसमें देखते हैं पहला वाला जो ऑप्शन बोल रहा है ये सही है। राष्ट्रपति जो कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा को प्राप्त होने के पश्चात ही जो कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। ये हमारा जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको अपनाया गया था, ठीक है। फिर दूसरा बी वाला स्टेटमेंट कह रहा है, आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया। ये भी सही हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। सी वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम अभी देखते हैं। पहले डी वाला स्टेटमेंट देखते हैं। डी वाला स्टेटमेंट करे, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने की संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही है, राष्ट्रपति जो कि कभी भी जो कि नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। सी वाला क्यों गलत है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सी वाला जो बोला है, आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, यहीं पे गलत हो। यहाँ पे सदन के कुल सदस्यों की बात नहीं है। यहाँ पे जो कि जो इसकी उद्घोषणा की जाती है एक विशेष बहुमत से किया जाता है। विशेष बहुमत में क्या होता है, सदन कुल सदस्य जो जितने होते हैं, मान लीजिए जैसे लोकसभा में 545 सदस्य है, तो कुल सदस्य का बहुमत यानी कि इनका हाफ प्लस 1 यानी 273 हो जाएगा, ठीक है। यानी 200 कुल सदस्यों का बहुमत 2/3 नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है 2/3 न होकर बहुमत सिर्फ होता है, ठीक है। प्लस ये एक 273 ये हो गया,
फिर उसका प्लस क्या है इसमें, और जो सदन में जितने मेंबर उपस्थित है और मतदान वोटिंग करे उनका 2/3 वोट। ठीक है, जब ये दोनों वोट मिलेगा तब जाके नेशनल इमरजेंसी जो कि हमारे देश में लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सी जो है कि गलत है। यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही जगह, सी। गलत पूछा ना आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा है जो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होती है उसके बारे में आपके पास 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है। अच्छा, दूसरा है यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है। थर्ड है आपका यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। फोर्थ है यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। आपके ऑप्शन में इसमें पूछा कि कौन सा सही है कथन। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। चलो इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा अपने हमारा देश जो है इंडिया, यहाँ पे डेमोक्रेसी, थोड़ा सा अपने देश के बारे में सोच कर देखते हैं। तो जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है ये वाला, ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे त्वरित और सही निर्णय सुनिश्चित करता है। क्या ऐसा होता है हमारे देश में? आप देखो कई सारे निर्णय जो कि कई सालों तक पेंडिंग होते हैं, कई सालों बाद आता है और हमेशा सही हो, ये तो सही ऐसा तो नहीं दिखता। क्योंकि कई बार जो कि सुप्रीम कोर्ट हम जो हमारी गवर्नमेंट है उनके कई सारे जो कि बिल को जो है कि खारिज कर दिया है ना, फंडामेंटल राइट के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन गलत लगता है। तो जब ये वाला आप देखोगे गलत है तो अपने आप जो है कि आपका देखो ये 2 वाला स्टेटमेंट किस में है, ऑप्शन डी में तो ये भी नहीं होगा, सी में तो ये भी नहीं होगा, ए में भी ये, अपने आप हमारा आंसर निकल जा रहा है केवल 3। केवल 3 कैसे सही है? यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है, लोकसभा के प्रति हमारी सरकार जो कि उत्तरदायी है, तो इसलिए जो कि सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। बाकी सब जो कि गलत है। जरूरी नहीं कहीं डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे जो कि स्थिर स्वरूप हो सरकार का। यहाँ पे भी देखते हैं कई बार जो कि गठबंधन से सरकार बनती है, वोलेटाइल रहती है ना, और ये आय असमानता को समाप्त करते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ देख लीजिए कितने ज़्यादा इनकम इनइक्वलिटी है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा बी, केवल 3 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त है? इसमें पूछा है कौन सा अधिकार जो कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, सेकेंड है संगम या संघ बनाने का अधिकार, थर्ड है हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, फोर्थ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये जो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 19 से 22 देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कि हमारा जो है कि स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। तो इसमें आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा तो इसमें कहीं भी जो है कि ये जो आर्टिकल 19 के 6-7 पार्ट है, 6 पार्ट है, उसमें लिखा गया, साफ साफ बताया गया कि हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी इस टाइप का जो कि हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार दिया गया और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो बड़ा फेमस है, सबको पता होगा, ये भी दिया गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2, 4। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, एक्सप्लेनेशन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए ये थर्ड का सी, देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। हाँ, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार जो कि हमारा दिया गया है। ठीक है, जिसमें जो देखोगे आप 14 से 18 जो कि समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। ठीक है, और इसी के बारे में हमारा क्वेश्चन आया था। उसके बाद बता रहे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, रेमेडीज का अधिकार जो, ठीक है, आगे चलते देखते क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत देखो निम्न अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 में देख लो, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की बात करता है, संगम या संघ बनाने की बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की बात करता है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार
बताता है। ठीक है, ये हमारा 19 के 1 में ये अधिकार दिए गए हैं। फिर उसका अनुच्छेद 20 में कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। 21A में ही जो कि ऐड किया था शिक्षा का अधिकार, और 22 जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ये हमने स्वतंत्रता का अधिकार का जो कि रिवीजन भी कर लिया। चलिए आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन सीरीज पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है। ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। कुछ कुछ जब ये विजन क्या करता है अपना टेस्ट ही डालता है सब्जेक्ट वाइज, तो कुछ ना कुछ उस मंथ में जो भी करंट थोड़ा सा हुआ रहता है करंट की घटना हो, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी पुटअप कर लेता है। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है। हमसे पूछा ये स्वार्म जो एक टर्म है ये क्या है। तो ये देखो सीधा सीधा आपको, अगर आपको ने इसको सुना होगा या पढ़ा होगा तभी आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है ये सी आएगा। क्या है ये सी? उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले भूकंप के अनेक झटके। ये भूकंप के अनेक झटके छोटे छोटे कई सारे झटके आएंगे। दिल्ली में हाल ही में कई सारे झटके जो कि देखने को मिले थे एक ही दिन में, तो वहीं से ये क्वेश्चन पुटअप होता है। ऐसे ऐसे आपको देख लो नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे झटके जो कि देखने को मिलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका पूछ रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक खाओ है। चाक खाओ क्या है? चाक खाओ दरअसल मणिपुर की एक काली चावल का किस्म है। ठीक है, जिसको मणिपुर को जीआई टैग भी दिया गया इसके लिए, इसलिए न्यूज़ में था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आता, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत को राज्यों के परिसंघ यानी कि फेडरेशन के बजाय राज्यों के संघ अर्थात यूनियन के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। चलिए हमारा आर्टिकल 1 ही सीधा सीधा पूछ रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्या बात है इसमें। भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, पहला स्टेटमेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको जो कि यूनियन कहते हैं, क्या ये बात है। दूसरा ये कह रहा है राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, ध्यान दीजिएगा सही उत्तर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो इसको आप देखिए ध्यान से, हमारा पहला ये अनुच्छेद है जिसमें साफ साफ लिखा गया है भारत जो है कि भारत, एक सेकेंड, हाँ आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय राज्य जो कि एक समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका की तरह यहाँ पे राज्यों का आपस में समझौता हुआ है तब जाके जो कि एक इंडिया अमेरिका की तरह एक देश इंडिया बना, नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त, ये देखो अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या है, वहाँ के जो राज्य है जो अपने संघ से वो अलग हो सकते हैं, वहाँ पे प्रावधान है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दो सही है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का परिसंघ। अब ये ऐसा क्यों किया गया? देखो ये क्या बताता है, यह जो कि यह राज्यों का संघ यह स्पष्ट करता है कि यह जो कि भारत का एक तो नाम बताता है, देश का नाम बताता है, और ये भी बताता है कि यहाँ की जो राज्य व्यवस्था वो किस प्रकार की है। ठीक है, थोड़ा नीचे और पढ़ते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अपने समझने के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 2 कारणों से राज्यों के परिसंघ के बजाय हमने राज्यों के संघ के वाक्यांश को अपनाया है। कौन से 2 कारण थे उस टाइम? पहला तो है भारतीय संघ अमेरिकी परिसंघ की भारतीय राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जो हमारे स्टेटमेंट में कहा गया है वही बात यहीं पे कही जा रही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक सेकेंड, हाँ, यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अधिर्पित करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका या किनका उपयोग किया जाएगा। यदि भारत जो है अपने किसी राज्य क्षेत्र को किसी देश को देना चाहता है कि मेरा ये पार्ट आप रख लो किसी समझौते के तौर पे, तो हमें किस अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ेगा संसद द्वारा।
पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 2, दूसरा है अनुच्छेद 3, तीसरा है अनुच्छेद 368। सही उत्तर का चुनना है आपको। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। देखो जो हमारा आर्टिकल 2 है ना, अनुच्छेद 2, वो क्या बात करता है, वो नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है कि जो विदेशी राज्य है उनको अगर भारत में हमको लेना है तो किसके अंदर उसका प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 2 में उसका जो कि उसको व्यक्त किया गया है। अनुच्छेद 3 जो है वह जो कि भारतीय संघ के वर्तमान राज्यों के निर्माण अथवा परिवर्तन से संबंधित, मतलब जो हमारे राज्य हैं उन्हीं के निर्माण या उन्हीं में कुछ हमको बदलाव करना है, उसी में एक राज्य से 2 राज्य बनाया या 2 राज्य से 1 राज्य बनाया, जो भी बात है वो जो कि अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। और लेकिन जो है कि हमको जो है कि अगर हमारे किसी देश के किसी पार्ट को किसी विदेशी देश को देना है या पड़ोसी देश को देना है तो उसके लिए हमें जो कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए अनुच्छेद 368 का उपयोग किया था। इसलिए इसमें केवल सी आपका ऑप्शन सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सीबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। सीबीआई देखो काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। देखो जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड जैसे केवल आ जाए ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग को स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। अच्छा, ये 2 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। ठीक है, देखो जहाँ पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, क्योंकि केवल ये भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की बात तो नहीं करता है, जांच नहीं करता, क्योंकि बहुत से मामले हमने देखे जहाँ पे जो कि सीबीआई को जांच करने के लिए सौंपा गया, जैसे कोई राजनीतिक षड्यंत्र का केस हो या फिर मर्डर, कोई मतलब कुछ कोई हाईलाइट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ मर्डर केस हो, वो सब भी सीबीआई जो है कि जाँच करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ए कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। अब बच्चा बी और डी, यानी 50-50 चांस आपके बने हैं। जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीसी है वो जो है कि सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर, ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो 2 वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा सीबीआई के बारे में और समझते हैं, एक्सप्लेनेशन स्टेज में देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है सीबीआई के बारे में एक सेकेंड। जो आपका सीबीआई है, सीबीआई एक संविधानेतर और गैर सांविधिक बॉडी है, मतलब ये इसका प्रावधान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं गया है, नहीं किया गया, ना ही ये किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा के एक संबंध कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। अब देखो सीबीआई को जो कि पावर कहाँ से प्राप्त होता है, इसको जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से इसको जो कि अपनी शक्तियाँ मिलती हैं। अब देखो ये जैसे वहाँ पे कहा गया था, ये हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार आदि जैसे पीड़ित मामलों को भी जांच करता है। सीबीआई के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात देख लो आप, ये क्या कहता है कि सीबीआई द्वारा एक राज्य की सीमाओं में जांच करने हेतु जो कि राज्य की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अगर सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने जाना है तो वहाँ पे उस राज्य के का जो सरकार है उससे जो कि अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक जो बना हुआ अनिवार्य ये तब खत्म हो जाता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो कि आदेश दे दे कि आपको जाके जांच करना है, तब सीबीआई जो कि उस राज्य की राज्य सरकार की आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, और चौथा क्या है, ये वाला पॉइंट देख लो जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जो कि सीबीआई जो कि अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत काम करता है तब यह जो कि सीबीसी के अंतर्गत कार्य करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हमारे उसके अंतर्गत कार्य करता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। किधर गया, 4 7 8 9 नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, गौड़ वनोत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। सेकेंड है, केंद्र सरकार द्वारा विविध गौड़ वनोत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा, कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब सीएसीपी की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। अच्छा, 2 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है
ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, देखो जो गौड़ वनोत्पाद है, ठीक है, ये जो है कि वन अधिनियम 1927 का दिन परिभाषित नहीं है। इसे आपको जो है कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे देखोगे आप, गौड़ वनोत्पाद यानी जो जनजातीय लोगों का के लिए वनोत्पाद दिए गए हैं, वर्णित किए गए हैं, वो उनको जो कि उसका जो MSP होता है वह जो कि CACP नहीं तय करता है। उसको कौन तय करता है? ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड जो एक संस्था है वो जो है कि तय करती है कि इन सब जो गौड़ वन उत्पाद है इनका जो कि क्या MSP होगा, वो निर्धारित करती है, वो अनुशंसा करती है इसको निर्धारित करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही होगा आपका? ऑप्शन डी। इसमें से दोनों गलत था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? ए है 273, 200, बी है 200, सी है 276 सदस्य, डी है 368 सदस्य। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको पेन कॉपी थोड़ा चलाना पड़ेगा। देखो, जब हमको संविधान संशोधन की बात आती है, कोई बिल है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमको चाहिए होता है जितने सदन में कुल सदस्य हैं, कितने हैं? 545 सभी सदस्य हैं, तो 545 का हाफ प्लस 1, ठीक है, यानी कि 272 प्लस 1 यानी 273 सीट ये चाहिए, 273 वोट ये चाहिए। फिर उसके बाद जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, ठीक है, क्या मतदान कर रहे हैं, उनका जो है कि बहुमत चाहिए होता है हमें, विशेष बहुमत मतलब 2/3, उनका जो कि 2/3 वोट हमको चाहिए होता है। ठीक है, 2/3 वोट। अब देखो, तो कम से कम कितने सदस्यों का वोट हमको चाहिए? अगर 300 सदस्य उपस्थित है तो कम से कम 273 वोट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उससे नीचे नहीं, क्योंकि 545 का हाफ प्लस 1 273 ही हो रहा है, और इसका 2/3 वोट भी जब भी आगे से मान लो कम है, लेकिन 273 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका 273 ए सही जाएगा। 273 वोट मिला तो संविधान संशोधित विधेयक जो है कि पास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य है? स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बात किया जा रहा है। स्टेटमेंट 1 है सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना। सेकंड, अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। थर्ड, गाँवों को विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करना। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना। ये 4 बातें कह रहे हैं। क्या नीति आयोग के ये सब उद्देश्य हैं? आपके स्टेटमेंट में आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछा है सही या गलत। ऑप्शन ए है 1, 3 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 सभी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जो नीति आयोग जो कि आपको बनाया गया 2014 में ही, तो नीति आयोग जो है कि आपका सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए ही बनाया गया था। मेन इसका मकसद यही है। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप, ये जो कि अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान तो एक मंच के रूप में भी कार्य करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है आपका। फिर ये गाँवों के विकासात्मक प्रक्रिया में भी जुड़ा है। आकांक्षी जिले आप देख लीजिए, जो इसका प्रोग्राम है वो भी नीति आयोग उसका मेन रोल में है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और ये जो हमारा जो है ना पॉपुलेशन, उसका लाभ उठाने के लिए भी ये जो कि कुछ ना कुछ अपनी नीतियाँ बनाती रहती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया, आपको पहचानना है कि कौन सा रीट है। ठीक है, चलिए पढ़ते क्या दिया गया। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रीट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें। ये एक आर्टिकल दिया गया, आप इसको पढ़िए, बताइए कि कौन सा रीट की बात कर रहा है। यह न्यायालय द्वारा एक लोक अधिकारी को उसके विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देशित करने के लिए जारी किया गया एक आदेश है। इसे प्राधिकार प्राप्त लोक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मना करने की स्थिति में जारी किया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार के अधिकारी के विरुद्ध
किसी भी प्रकार के कर्तव्यों यथा प्रशासनिक, विधायिक, अर्धन्यायिक, न्यायिक के लिए जारी किया जा सकता है। इसका उपयोग लोक अधिकारियों से उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन करवाने हेतु किया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्न में से किस रीट को संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रतिषेध की बात, क्या ये प्रतिषेध की बात कर रहा है? ऑप्शन बी है क्या ये उत्प्रेषण की बात करें? ऑप्शन सी क्या ये परमादेश की बात करें? ऑप्शन डी क्या ये अधिकार परीक्षा की बात करें? दरअसल ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, आपको इसी से पकड़ लेना चाहिए। ये आपको मैं करेक्ट आंसर बता दूँ पहले, ये परमादेश की बात करें यानी मैंडेमस की बात करें। कैसे? परमादेश में देखो शब्द जो छिपा हुआ है वो आदेश है। आप स्टेटमेंट आप पढ़िए, आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्या के लिए जारी किया गया एक आदेश है। ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा हिंट छुपा है, अगर आपने ध्यान दिया होता समझ सकते तो समझ सकते थे इसी वर्ड से। और आप ये भी समझिए जो मैंडेमस है वो जो कि अर्धन्यायिक, विधायिक, प्रशासनिक इन सभी के विरुद्ध जो कि जारी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी और जो है वो नहीं जारी किया बाकी, लेकिन जो मैंडेमस है इन सब के विरुद्ध वो जारी किया सकते हैं। तो आप इससे भी पहचान सकते थे कि ये जो कि परमादेश की बात कर रहा है। इसका स्टेटमेंट जो होगा सी वो सही। चलो फटाफट से, और बाकी सब रेट को इसी सब है जो कि रिवीजन कर लेते हैं। इसके एक्सप्लेन स्टेज पर देखते हैं तो समझ में आएगा हमको। सॉरी, ये देखो उच्चतम न्यायालय जो कि रिट जारी करने का अधिकार देखोगे तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत है, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। कौन कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ना, बहुत सिंपल सा, कि इन रिटों को हमने कहाँ से एक्सेप्ट किया? ये जो रिट जारी करने का प्रावधान ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने जो कि ब्रिटेन की विधि से ग्रहण किया है। कभी कभी एकदम सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलो देखते हैं परमादेश क्या है। परमादेश हमने आपको बता दिया क्या था, आप समझ ही रहे हैं। लोक अधिकारी को उसके विधि के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु, ये देखो किसके विरुद्ध हो सकता है? प्रशासनिक, विधायी, प्रशासनिक कोई अधिकारी, विधायी, अर्धन्यायिक या न्यायिक, सभी के विरुद्ध ये जो कि जारी किया जा सकता है। आपको इसको पहचानने का तरीका ये एक ये इसमें जो कि ये सभी आते हैं, और ये जो है कि उनके ड्यूटी को पूरा करने के लिए इसको जो कि जारी किया जाता है। दूसरा देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है? इसमें जो होता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ताकि न्यायालय उसकी गिरफ्तारी की वैधता, क्षेत्राधिकार और औचित्य का निर्धारण कर सके। न्यायालय ये देख सके कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, क्या वो उसको जिस वजह से गिरफ्तार किया गया क्या वो वैध है, या फिर ऐसे ही किसी को उठा के ले आया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो कि रेट को जो कि कोई भी जारी कर सकता है। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध की बात करता है। प्रतिषेध मतलब किसी चीज़ को ये रोक रहा है, इसका अर्थ ही होता है रोकना। इसमें क्या होता है? जो उच्चतम न्यायालय होता है वह जो कि अपने अधीनस्थ न्यायालय को, यानी अर्थात प्रतिषेध में देखते हैं, इसमें जो है कि जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो अपने हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट है तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है, वहाँ पे क्या कहता है? न्यायालय अधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकता है। जितना मतलब उनका अधिकार बस वहीं तक वो अपना काम करे, उससे बाहर जाकर जो कि कार्य न करे। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई जुडिशरी करती है, तो उसका जो अपर जुडिशरी उसको वो जो कि ये प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट जारी करके उसे रोकता है। और ये भी ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिषेध रिट है ये केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक, विधायी निकायों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह आते हैं उत्प्रेषण या स्टैट्यूटरी की तरफ। यहाँ पे क्या होता है? यह एक उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण के विरुद्ध उनके समक्ष लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उनके आदेश को रोकने के लिए जारी किया जाता है। जो उत्प्रेषण होता है वो क्या होता है? जो उनके लोअर कोर्ट है, अगर उन्होंने किसी मामले को अपने पास रखे तो उसको अपने पास बुलाने के लिए ये रिट जारी किया जाएगा, या तो फिर क्या किया जाएगा? अगर कोई मामले में उन्होंने आदेश दिया है तो उसको रोकने के लिए जो कि ये रिट जारी किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे प्रतिषेध में क्या होता है? केवल अधिकार क्षेत्र में जाने से रोका जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अगर उन्होंने आदेश दे भी दिया है तो उसको फिर ठीक करने के लिए भी जारी किया जाता है। इसलिए आप देख सकते हो जो प्रतिषेध होता है वो जो कि केवल निवारक है, जबकि ये जो आपका ये उत्प्रेषण है वो आपका निवारक के साथ साथ उपचारात्मक का भी कार्य करता है, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़े, उत्प्रेषण जो है कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया
जा सकता है, लेकिन इसे जो कि विधायी निकाय और जो निजी व्यक्ति है उनके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इसको जो कि न्यायालय जो है उसके विरुद्ध लाया जा सकता है, और जो प्रशासनिक अधिकारी उनके विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन निजी व्यक्ति और विधायी निकाय उनके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। पाँचवा और लास्ट वाला हमारा जो है अधिकार परीक्षा या कोवांटो। कोवांटो जो है कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद को धारण करने के दावे की वैधता जांच करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचों रीट, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, विधि की सम्यक प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करता है। स्टेटमेंट 2 है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। स्टेटमेंट 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 3 स्टेटमेंट है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ध्यान से पढ़े, आपको सही चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये देखो, पहला जो ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है ना, यह केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाकारी विरुद्ध की नहीं, कार्यपालिका प्लस विधायिका जो दोनों हैं उनके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध की जो है कि स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध जो है कि न्यायिक जांच की प्रावधान करता है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। जहाँ स्टेटमेंट 1 गलत है वो काट दो, ऑप्शन ए कट गया हमारा, डी कट गया, बच्चा बी और सी। बी और सी में देखो 3 दोनों में, यानी कि 3 वाला स्टेटमेंट सही है हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ये सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, ये गलत है, ये सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करता है, ये गलत है। देखो, जो विधि की सम्यक प्रक्रिया ना, इसमें जो कि स्वेच्छाचारी जो कार्रवाई किया गया है, यानी जो एक तरह से कह लो कि निरंकुशता पूर्वक जो कार्रवाई किया गया, उसके विरुद्ध जो कि न्यायिक जांच की मांग की बात जो कि न्यायिक विधि की सम्यक प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि कोई भी लॉ जो स्थापित किया गया, क्या वो जिस तरह से लॉ स्थापित करना चाहिए उस तरह से स्थापित किया गया या नहीं, या फिर कहीं ये किसी प्रावधान को तो उल्लंघन करते हुए तो नहीं ना लॉ इस्टेब्लिश किया गया, ये चीज़ दिखता है। ठीक है, तो इसमें जो कि भले वो लॉ जो है कि स्वेच्छाचारी हो, अतार्किक हो, उससे इसका मतलब नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ये नहीं देखा जाता कि वो स्वेच्छाचारी है या फिर अतार्किक है, ये चीज़ नहीं देखा। बस ये देखा जाता है वो जैसे स्थापित किया गया वो प्रोसीजर को फॉलो किया गया कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है आपका। जब ये गलत है तो आपका एक सेकेंड 13 का जो है कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जगह, केवल 3। ठीक है, चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है। संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है यदि स्टेटमेंट 1 है, राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है। ओके, सेकेंड है, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ओके, और थर्ड वाला स्टेटमेंट है, कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाएं घटित होती है। तो ये पूछा है कि क्या इन तीनों में से किस आधार पर जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी राज्य में। आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपका ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 तीनों सही है। देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाले कोई, मान लो किसी स्टेट में थोड़ा सा छोटा मोटा दंगा हो गया या फिर थोड़ी सी हिंसक घटनाएं हो गई, तो क्या वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टेट में देखा जाता है हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिंसक घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करने का ये एक आधार जो है कि नहीं है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट है, राज्य जो कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है। अगर जैसे मान कोई सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश दे रही है और राज्य उसे नहीं पालन कर रहा है, तो वहाँ पे जो कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति को यह समाधान
हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के, हाँ, अगर कोई भी जैसे राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी राज्य में जो शासन चल रहा है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चले तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 सही, जहाँ 3 वो गलत है। अगर आप केवल 3 को काटोगे, देखो आपका तीनों स्टेटमेंट गलत कट जाएगा, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा स्थायी जमा सुविधा जिसे SDF अर्थात स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है, ऑप्शन ए है कुल मांग को बढ़ाने हेतु बाजार में तरलता में वृद्धि करना, ऑप्शन बी है बैंकों को RBI में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना, ऑप्शन सी है नवीन साधन प्रदान करके अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाना, ऑप्शन डी है अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था की मंद गति को त्वरित करना। आपको ये 4 ऑप्शन बताना है कि ये जो SDF और RBI लाने का प्रावधान कर रही है ये किस कारण से कर रही है। देखो इसका अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो जहाँ पे 4 ऑप्शन सिर्फ ABCD दिया है, अगर आपको क्लियर कट पता हो तभी आप मार्क कीजिए, वरना इसमें तुक्का मत लगाइए, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बैंकों को RBI में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके जो है कि उनके पास जो अतिरिक्त तरलता है उसको अवशोषित करने के लिए। देखो ये जो SDF लाया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फंड फैसिलिटी, ये 2014 में जो उर्जित पटेल की एक मौद्रिक नीति वाली बनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी गठित हुआ था उर्जित पटेल ने के समय में, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तावित किया था। 2018 में इसको जो कि गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है और अब इसे जो कि RBI लागू कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसे हम MP लैड्स कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है आपका, MP लैड्स के तहत प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्यक्षतः 5 करोड़ रुपए अंतरित किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्य इस योजना के अंतर्गत अधिकृत नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के हेतु प्रवर्तन हेतु नोडल मंत्रालय है। ये आपके 3 स्टेटमेंट है MP लैड्स के संदर्भ में। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 2 3 मतलब तीनों सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी 2 और 3। चलो देखते हैं हम इसका पहला स्टेटमेंट। ये देखो, अगर आपने MP लैड्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो राज्यसभा और लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ, मतलब वो भी जो कि इस योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है नहीं कर सकते, तो ये तो गलत होगा स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हमारा 2 गलत हुआ, देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट हटा हमारा, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, सीधे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी केवल 3। तीसरा इसका सही है कि ये इसे जो है कि MOSPI यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है कि इसका एक नोडल मंत्रालय, ये सही है। एक क्यों गलत है, एक इसलिए गलत है, यहाँ पे जो 5 करोड़ लिखा है ये भी सही, ये सही लिखा है, और जो ये इसमें इसलिए गलत है क्योंकि ये देखो जो सांसद है ये उनको प्रत्यक्षतः जो कि अंतरित नहीं किया जाता है 5 करोड़ रुपये धनराशि। इस 5 करोड़ को पहले जो जिलाधिकारी होता है उसके अकाउंट में जाता है, उसके बाद जो कि सांसद इस पैसे का यूज करता है। और देखो MP लैड का जो पैसा होता है वो और कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, सुनामी, भूकंप आ गया, कीटों का हमला हो गया, भूस्खलन हो गया, सूखा आ गया, ठीक है, आग लग गया, ऐसा कुछ अगर आपदा संकट जैसी आपदा जो कि नज़र आती है तो उन क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाता है। ठीक है, और अभी क्या हुआ है हाल में कि MP लैड को मनरेगा व खेलो इंडिया जैसे जो प्रोग्राम है इसमें भी जो कि इन स्कीम में भी जो कि इसके MP लैड के पैसा को इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा एक प्रावधान किया गया है। और MP लैड जो कि केवल लोकसभा वाले मेंबर नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद जो कि इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, दोनों सांसद के सदस्य जो कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नाम निर्दिष्ट जो सदस्य जहाँ से निर्वाचित हुए वहाँ पे जो कि अपना विकास कार्य करते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पूरे इंडिया में कहीं भी जो कि विकास कार्य के लिए इस पैसों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 करें, हाल ही में सुर्खियों में रहे कोलैब कैड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
सेकेंड है, इसका उद्देश्य त्रिआयामी डिजाइनों के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश के अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। ठीक है, पहले में ये दिया है कि आपका कौन से डिपार्टमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया, दूसरे में दिया गया किसके लिए इसका उद्देश्य बताया गया है। तो आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है न तो एक न तो दो। ध्यान से पढ़िए। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा अटल टिंकरिंग लैब के बारे में पता होगा तो इसको पता है, आपको पता होगा ये किसके द्वारा लाया गया था, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है कि इसकी नोडल एजेंसी थी। अगर अटल टिंकरिंग लैब से संबंधित चीज़ें हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की तरफ तो नहीं जाना चाहिए, ये नीति आयोग से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है दोनों स्टेटमेंट आपस में। तो इसमें से इसका तो ये तो तय है कि एक तो तय है, एक तो गलत है, दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, या तो दोनों भी गलत हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक सही भी हो सकता है, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आप देख लो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपका ये सी वाला स्टेटमेंट आप काट सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो कोलैब कैड है, इसे जो कि नीति आयोग और एनआईसी, जो एनआईसी है एक डिपार्टमेंट है, ये इसके द्वारा जो कि लाया गया है, नीति आयोग और एनआईसी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, त्रिआयामी डिजाइनों के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश के अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को एक मंच प्रदान करना। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, केवल दो सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि इसको नीति आयोग और एनआईसी द्वारा जो है कि इसको लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या है। देखो, ये चीफ इलेक्शन कमीशन के संबंध में क्वेश्चन आ गया है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बहुत से राज्यों में चुनाव हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है यूपीएससी में। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। भारत का संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद उल्लेख करता है, निर्वाचन आयुक्तों का नहीं। स्टेटमेंट सेकेंड, किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णय के समय चीफ इलेक्शन कमीशन को अधिभावी शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, अब स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन और निर्वाचन आयुक्तों दोनों का कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। देखो, 18 का स्टेटमेंट है, ये काफ़ी मैं कहूँगा इसको कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने चीफ इलेक्शन कमीशन को पढ़ा है ध्यान से थोड़ा सा, तो आप इसको टैकल कर सकते हो। देखो, इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, भारत संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद उल्लेख करता है, निर्वाचन, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो आप देखोगे आर्टिकल 324 वहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इसको ये एक्सप्लेन से समझते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो कि तीनों ये गलत है। दूसरा क्यों गलत है आप ऐसे समझिए। दूसरा वाला इसलिए गलत है कि यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इसको जो कि अतिरिक्त शक्ति नहीं प्राप्त है। जो आपको इलेक्शन कमीशन शक्ति प्राप्त है उतना ही शक्ति जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन को भी प्राप्त है, कुछ अतिरिक्त नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन और निर्वाचन आयुक्त दोनों का कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, नहीं, ऐसा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन का तो कार्यकाल को सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के सहमति पे या उनसे विचार करके ही हटाया जा सकता है। तो ये भी गलत हो सकता है। पहला वाला भी आपका गलत है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये इसका जो सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। देखिए, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अगर कोई और निर्वाचन आयुक्त है तो उससे मिलकर जो निर्वाचन आयोग गठित होगा, किसके द्वारा गठित होगा, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाएगा इसको। ठीक है, अभी देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान शक्तियों प्राप्त है और तथा उन्हें समान वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्तों के समान होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखो, जो किसी को अतिरिक्त शक्ति नहीं प्राप्त है, इसमें जो कि अगर मान लो मतभेद हो जाता है तो इसमें क्या निर्णय जो कि बहुमत द्वारा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर सही लग रहा है और बाकी दो कमीशन को गलत लग रहा है तो निर्णय चीफ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होगा, नहीं, जहाँ बहुमत होगा उस हिसाब से जो कि निर्णय लिया जाएगा। और इसमें देखो, कार्यकाल की सुरक्षा जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन को प्राप्त है। क्यों, क्योंकि उनको जो है कि उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाता है, उन्हीं प्रावधानों पे इनको भी हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको केवल चीफ इलेक्शन कमीशन के अनुशंसा से ही पद पर से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन में अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 19। एक सेकेंड, बार ये PDF क्यों हाँ भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, भारतीय संविधान
सुनिश्चित करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, सामाजिक न्याय की, समुदाय आधारित अधिकार की। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। थोड़ा सा आप सोचेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका ऑप्शन है, सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2, 3। देखो, अगर आप भारतीय संविधान को देखोगे ना तो इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंस की बात है वो आपको फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 40 लिखने को मिलेगा। समाज जस्टिस की बात आप देखो डीपीएसपी में उनके द्वारा जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अधिकार ये भी है, इसमें धर्म का अधिकार दिया गया, भाषाई अधिकार का प्रावधान वहाँ भी देखने को मिल। इसको आप थोड़ा सा अपने जो चलते अपने अगले 45 में ब्रिटिश साम्राज्यता की समाप्ति के पश्चात यह भारत का संरक्षित राज्य बन गया। जनमत संग्रह के माध्यम से यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विवादास्पद विज्ञापन के कारण सुर्खियों में रहा। उपयुक्त परिच्छेद के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आपका असम, बी है सिक्किम, सी है लद्दाख, डी है अरुणाचल प्रदेश। ये देखो, ये यहाँ पे क्या बात कर, रेफरेंडम की बात कर। जनमत संग्रह से जो कि भारत का अभिन्न राज्य बना था इन चारों राज्यों में से, वो था सिक्किम। ठीक है, आप बस इतने से ही समझ सकते हो कि ये किसकी बात कर रही है, छोटे से अगर आपको पता होगा ट्रिक तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, जो भी नए दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ। धन्यवाद।